एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस 6th पेपर इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। आज का हमारा टॉपिक है संविधान के मूल ढांचे या आधारभूत सिद्धांत की धारणा। संविधान के मूल ढांचे की धारणा का आशय ये है मित्रों कि संविधान की कुछ व्यवस्थाएं अन्य व्यवस्थाओं की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है, वे संविधान के मूल ढांचे के समान है और समस्त संवैधानिक व्यवस्था उन पर ही आधारित है। एक बार पुनः हम समझ लें, संविधान की कुछ व्यवस्थाएं अन्य व्यवस्थाओं की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है, वे संविधान के मूल ढांचे के समान है और समस्त संवैधानिक व्यवस्था उन पर ही आधारित है। इस धारणा का प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 24 अप्रैल 1973 को मौलिक अधिकारों से संबंधित एक विवाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य पर निर्णय देते हुए किया गया। यानी एक मुकदमा आया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का सर्वोच्च न्यायालय में, जिसमें निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने 24 अप्रैल 1973 को ये कहा अपने निर्णय में, संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित या सीमित कर सकती है, किंतु संविधान के अनुच्छेद 368 से संसद को संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन का अधिकार प्राप्त नहीं होता। हम इसको समझें। सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि संसद मूल अधिकारों में या मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, बदलाव कर सकती है, उन्हें सीमित कर सकती है, कम कर सकती है, लेकिन अनुच्छेद 368 से, जो कि संविधान संशोधन की बात कहता है, अनुच्छेद 368 से वो संसद यानी संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। यानी मूल ढांचे में जो जो सम्मिलित है वो तो रहेंगे, कम ज़्यादा हो सकते हैं। ये जो मूल ढांचे की अवधारणा है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये नहीं स्पष्ट किया कि इसमें क्या क्या बातें सम्मिलित रहेंगी, कौन कौन से अनुच्छेद सम्मिलित रहेंगे। फिर भी इस धारणा से सहमति रखने वाले सभी व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि मूल ढांचे में कुछ बातें अवश्य सम्मिलित होती हैं। कौन कौन सी? एक तो है संविधान का लोकतांत्रिक स्वरूप, यानी लोकतंत्र मूल ढांचे में है। संविधान का पंथ निरपेक्ष स्वरूप, पंथ निरपेक्षता, नागरिकों के मूल अधिकार व स्वतंत्रताएं, लोकसभा तथा राज्य विधान मंडलों के वयस्क मताधिकार पर आधारित स्वतंत्र चुनाव, यानी चुनाव होंगे वो वयस्क मताधिकार पर आधारित होंगे, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ये 5 बातें हैं जो कि लगभग लोगों ने, जो विद्वान है, विचारक है, उन्होंने मूल ढांचे के अंतर्गत सम्मिलित की है। कुछ राजनीतिक नेताओं और विधि विशेषज्ञों का विचार है कि संघात्मक व्यवस्था और संसदीय या मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था को भी संविधान के मूल ढांचे का अंग समझा जाना चाहिए, लेकिन कुछ अन्य जो इसे स्वीकार नहीं करते। यानी संघात्मक व्यवस्था और संसदीय व्यवस्था को भी मूल ढांचे में, कुछ लोग कहते हैं कि ये मूल ढांचे में है, कुछ लोग कहते हैं नहीं है। तो इस तरह से ये संविधान के मूल ढांचे या आधारभूत सिद्धांत की धारणा है। अब हम बात करते हैं हमारे भारतीय संविधान की आलोचना की। हम सभी जानते हैं भारतीय संविधान की इतनी सारी विशेषताएं होने के बावजूद कुछ आलोचकों ने इसकी आलोचना भी की है। आलोचना के विभिन्न पॉइंट्स है और आलोचना के साथ ही हम इनका जो उत्तर दिया गया है, जो जवाब दिया गया है, उसे भी हम समझेंगे। पहली आलोचना की जाती है कि भारतीय संविधान अत्यधिक लंबा और जटिल है। कहते हैं कि इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और अब तो 12 अनुसूचियां हो गई है, तो इस तरह से ये बहुत लंबा, विस्तृत तथा दुष्परिवर्तनशील संविधान है। तो ये कहना होगा कि हमारे संविधान सभा के अधिकांश सदस्यों की दृष्टि में संविधान के विस्तार के अनेक ठोस आधार थे। कई धाराओं का समावेश तो इसलिए किया गया क्योंकि उनके विषय में ये सोचा गया कि वे आधारभूत महत्व की है और इस कारण उन्हें अच्छी तरह समझा करके लिखना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ ऐसी भी बातें थी जिनका स्पष्ट होना जरूरी था, जैसे लोक सेवाओं तथा न्यायपालिका से संबंधित धाराएं इसलिए समाविष्ट की गई कि उन्हें संसद की पहुंच से दूर रखकर उनकी स्वतंत्रता सुरक्षित की जा सके। यानी न्यायपालिका के बारे में सब कुछ विस्तार से लिखना जरूरी था ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहे, इसी तरह से लोक सेवाओं की स्वतंत्रता भी बनी रहे। इसके अतिरिक्त संविधान में केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त राज्यों की शासन प्रणाली का भी विस्तृत वर्णन किया गया है, जिससे हमारा संविधान विस्तृत हो गया है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इतना बड़ा इसलिए बन गया क्योंकि सब कुछ बातें स्पष्ट और विस्तार से लिखी गई हैं। दूसरी आलोचना है भारतीय संविधान अवैध है। आलोचक ये कहते हैं कि भारतीय संविधान अवैध है। अवैध इस रूप में मानते हैं कि भारतीय संविधान का जो निर्माण करने वाली संविधान सभा थी वो वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर निर्वाचित नहीं हुई थी, क्योंकि उसे
प्रांतों की विधानसभाओं ने चुना था और उसे संप्रभु संस्था भी नहीं कहा जा सकता। ये संविधान सभा जो है वो मंत्रिमंडल मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर गठित की गई थी और उसे इसी योजना द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार संविधान का निर्माण करना था, इसलिए इसको अवैध कहा गया है। लेकिन ये सच नहीं है, ये आरोप सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा देश स्वतंत्र हो गया था। हम सभी जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो चुके थे और जैसे ही हम आज़ाद हुए तो हमारे संविधान सभा को भी प्रभुत्व शक्ति मिल गई और संविधान सभा गठन जो हुआ 1946 में, उसके बाद 1947 के अगस्त तक बहुत कम टाइम था जब संविधान सभा को उस समय कार्य करना पड़ा। उसके बाद स्वतंत्र भारत में उसने कार्य किया है, तो हम भारत के संविधान को अवैध नहीं कह सकते हैं। तीसरी आलोचना आती है भारतीय संविधान अभारतीय है, यानी भारतीय संविधान में भारतीय क्या है, ऐसा आलोचक मानते हैं। वो कहते हैं ये भारतीय संविधान नहीं है, अभारतीय संविधान है और ये तो विदेशी संविधान है, यानी विदेशों से आपने बहुत कुछ लेकर के इसको जोड़ दिया है। तो इसका उत्तर देते हुए हमारे जो संविधान निर्माताओं थे उन्होंने ये जवाब दिया कि देखो हमारा संविधान जरूर विश्व के कई संविधानों से हमने कुछ कुछ लेकर के बनाया है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें पूर्णतया भारतीय हैं, यानी वो दुनिया में कहीं नहीं थी, हमने सम्मिलित किए क्योंकि वो हमारे यहाँ वर्षों से थी। जैसे कि संविधान द्वारा प्रदत्त लोकतांत्रिक पद्धति, विश्व शांति का आदर्श, धार्मिक सहिष्णुता, मद्य निषेध, गोवध निषेध, विकेंद्रित आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, ये सब भारतीय व्यवस्थाएं हैं। भारतीय जो भी हमारे यहाँ प्रचलन में था, सिस्टम था, उसे हमने अडॉप्ट किया है हमारे संविधान में। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह से अभारतीय है, ये भारतीय संविधान भी है। चौथी इसकी आलोचना आती है भारतीय संविधान में मौलिकता का अभाव है। आलोचक कहते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिकता का अभाव है। अनेक स्थानों पर यह संविधान 1935 के अधिनियम की नकल बन गया है, यानी भारतीय शासन अधिनियम 1935 जो है उसकी नकल बन गया है। हमने संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से ली है, तो हमने संसदीय प्रणाली के साथ साथ संघ व्यवस्था जो अपनाई है वो हमने अमेरिका के संविधान से ली है। कनाडा के संविधान से हमने भी, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के संविधान से भी हमने बहुत कुछ लिया है और संविधान का 21वां अनुच्छेद तो हमने जापान के संविधान से लिया है। तो इस तरह से मूल कर्तव्य हमने रूस के संविधान से लिए। ये सारी बातें जो है आलोचक कहते हैं कि हमारा क्या है। तो इसका उत्तर देते हुए हमारे संविधान निर्माता कहते हैं कि देखो हमारा संविधान जो है बहुत ही अनूठा किस्म का है, बहुत ही यूनिक है। कैसे कि हमारा संविधान न तो इतना लचीला है जितना कि ब्रिटेन का संविधान है और न ही इतना कठोर है जितना कि अमेरिका का संविधान है। ब्रिटिश संविधान में तो संसदीय प्रभुसत्ता के सिद्धांत को अपनाया गया है और अमेरिकी संविधान में न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को मान्यता मिली है। इसके प्रतिकूल हमने तो भारतीय संविधान में अद्भुत ढंग से अमेरिकी न्यायपालिका की सर्वोच्चता के सिद्धांत एवं ब्रिटेन की संसदीय प्रभुसत्ता सिद्धांत के बीच का मार्ग अपनाया है। तो ये हमारा अपना सिस्टम हुआ, हमने दोनों के बीच का एक मार्ग निकाला है। हमने अमेरिकी संघवाद को भी अपनाया, लेकिन उसके अपनाने के उपरांत भी हमारा संविधान ये कहता है कि संघीय प्रणाली कभी कभी एकात्मक सरकार में परिवर्तित भी हो जाती है, यानी संघात्मक व्यवस्था कभी कभी एकात्मक रूप भी धारण कर लेती है। तो इस तरह से हमारे भारतीय संविधान के जो परामर्शदाता थे, संविधान सभा के जो परामर्शदाता थे, श्री BN राव ने स्थान पर लिखा है, यदि दूसरे देशों के संविधानों की बातों को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल ढाल दिया गया है तो इसे किसी प्रकार भारतीय संविधान का दोष नहीं कहा जा सकता। अधिकांश आधुनिक संविधानों में दूसरे देशों के संविधानों का पूरा लाभ उठाया जाता है। दूसरे देशों के अनुभवों या स्वयं के विगत अनुभवों से लाभ उठाना बुद्धिमत्ता का मार्ग है। यानी दुनिया में कहीं भी कुछ भी पूर्व में है और वो यदि सही चल रहा है तो उसको अपनाने में कोई दोष नहीं है, और यदि आपके यहाँ पहले से कुछ अच्छा चल रहा है तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, ये भी कोई गलत नहीं है। कुछ चेंज भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये श्री BN राव का कहना है, जो कि भारतीय संविधान सभा के परामर्शदाता थे। पांचवी आलोचना की जाती है भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। संविधान सभा में एक सदस्य ने कहा था कि यह संविधान लोगों को आर्थिक विवादी बनाकर न्यायालयों की ओर आकर्षित करेगा। वह संविधान तो सत्य ही वकीलों का स्वर्ग है। यह तो परस्पर विवाद के नए मार्ग खोलकर हमारे योग्य वकीलों को पर्याप्त कार्य प्रदान करेगा। ये स्वयं हमारी संविधान सभा के सदस्य ने कहा था कि हमारे संविधान में
जो बातें हैं वो सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाएगा, उसकी व्याख्या वकील करेंगे और ये जो वकील है इनका तो बहुत काम मिल जाएगा। इस तरह से लोगों का आपसी विवाद होगा और वकीलों का खूब काम बढ़ जाएगा। तो इसका उत्तर यही दिया जाता है कि ये सत्य है कि हमारा संविधान दुर्बोध है, अस्पष्ट एवं जटिल भाषा से युक्त है, यानी उसकी भाषा भी आसान नहीं है। लेकिन ये कभी कभी ऐसा हुआ है क्योंकि ये संवैधानिक भाषा है, सामान्य बोलचाल की नहीं, संवैधानिक भाषा है और लगभग प्रत्येक अनुच्छेद के साथ अपवाद, अर्हताएं तथा व्याख्याएं प्रस्तुत की गई है, यानी बहुत विस्तार से स्पष्ट किया गया है। भारत के सामान्य नागरिक के लिए संविधान को समझना कठिन है। इस संविधान को विधि विशेषज्ञ ही समझ सकते हैं, परंतु एक प्रोफेसर पायली है, उन्होंने कहा है कि आवश्यक नहीं है कि संविधान की जटिलता परस्पर विवादों का कारण ही बने। किसी वैधानिक प्रलेख की जटिलता और विस्तार का लोगों के परस्पर विवादों से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, यानी लोगों का तो स्वभाव यदि ऐसा है विवाद करने का तो वो विवाद करेंगे। बाकी ये एक संवैधानिक भाषा है और जो भी संवैधानिक प्रलेख होते हैं उनको विशिष्ट भाषाओं में ही लिखा जाता है। अमेरिकी संविधान संक्षिप्त एवं सरल है, किंतु ये नहीं कहा जा सकता है कि इस प्रकार अमेरिका में मुकदमेबाजी कम हुई है। कहा जाता है कि इससे मुकदमे बढ़ते हैं। तो इसका उत्तर दिया गया है कि अमेरिका का संविधान तो बहुत छोटा है, 10 मिनट में उसे पढ़ा जा सकता है। तो क्या अमेरिका में बिल्कुल मुकदमे नहीं होते क्या? ऐसी बात नहीं है, अमेरिका में भी बहुत मुकदमे होते हैं, परस्पर विवाद होते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सामने आने वाले विवादों में सबसे अधिक संख्या मौलिक अधिकारों से संबद्ध मामलों की है। यदि संविधान के किसी भाग को वकीलों का स्वर कहा जा सकता है तो वह मौलिक अधिकार संबंधी विभाग ही है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। छठी आलोचना है, केंद्र को आवश्यकता से अधिक शक्तिशाली बनाया है। आलोचक कहते हैं कि भारत में संविधान द्वारा अधिकांश शक्तियां केंद्रीय सरकार को सौंप दी गई है और राज्यों की स्थिति नगर पालिकाओं के समतुल्य हो गई है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, एकीकृत न्याय व्यवस्था, इकाई नागरिकता, अखिल भारतीय लोक सेवाएं तथा राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां हमारे संविधान के प्रमुख एकात्मक लक्षण है। हमारे संविधान निर्माता भारतीय इतिहास के इस तथ्य से परिचित थे कि भारत में जब जब केंद्रीय सत्ता दुर्बल हो गई तब तक भारत की एकता भंग हो गई। दोस्तों, ये इसका जवाब है। जब ये आलोचक कहते हैं कि केंद्र को आवश्यकता से अधिक शक्तिशाली बनाया है, किस प्रकार से, कि क्या है, भारत का राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करता है, एकीकृत न्याय व्यवस्था है और इकाई नागरिकता है, अखिल भारतीय लोक सेवाएं हैं और राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां हैं। ये सभी एकात्मकता वाली बातें हैं। ये इसलिए जरूरी हुआ क्योंकि जब जब हमारे देश में केंद्रीय सत्ता दुर्बल हो गई तब तब भारत की एकता भंग हो गई और उसे पराधीन होना पड़ा। ये बिल्कुल सत्य बात है। इसलिए केंद्र का मजबूत होना बहुत जरूरी है। हमने इतिहास में सबक सीखा है। हमने जो गलतियां की, हमारी जो केंद्रीय सत्ता दुर्बल हुई, इससे क्या हुआ, दूसरी शक्तियों ने यहाँ आकर के शासन किया। तो हमारे संविधान निर्माता भारत में इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने केंद्रीय सत्ता को अधिक शक्तिशाली बनाया। इस प्रकार भारत के संघीय प्रणाली का विकास देश की राजनीतिक स्थिति के अनुसार हुआ है। तो ये कुछ आलोचनाएं थी भारतीय संविधान को लेकर के, और वो संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा थी, जिसमें ये कहा गया है मूल ढांचे की धारणा में कि संविधान का लोकतांत्रिक स्वरूप, संविधान का पंथ निरपेक्ष स्वरूप, नागरिकों के मूल अधिकार व स्वतंत्रताएं, लोकसभा तथा राज्य विधानमंडलों के वयस्क मताधिकार पर आधारित स्वतंत्र चुनाव और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।